हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम। और आज मैम आपको पढ़ाएंगे बेटा लेक्चर नंबर 2 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स वही साइंस होती है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी के साथ डील करती है। तो पिछले क्लास में हमने जेनेटिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे बेटा, जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं आज आपको उन वर्ड्स के बारे में सुनाई देगा। अच्छा, पहली बात बेटा, आपको बोला गया था उन टर्म्स को अच्छे से समझ लेना। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया है वहीं पर पॉज कर दो बेटा, इन चैप्टर्स इन लेक्चर्स को फिर अब देखने का कोई फायदा नहीं है। लेक्चर 1 देख करके रिवाइज करके ही बैठना है, फिर ही इन लेक्चर्स का फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो होमवर्क का वेट कर रहे होंगे। होमवर्क के लिए आपको पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि होमवर्क डिस्कशन होगा एट द एंड, ठीक है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना उससे पहले। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर फॉर दी चैप्टर जेनेटिक्स। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे मेंडल की थ्योरी, ठीक है। मेंडल जी ने जेनेटिक्स पर, इनहेरिटेंस पर क्या काम किया था। जो आपने मटर के बारे में सुना है, मटर को ही क्यों सिलेक्ट किया, तो वो बेसिक चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट से। जो सबसे पहला हेडिंग है हमारे एनसीईआरटी का, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस आपको पता है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मेंडल्स लॉ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे बेटा? ठीक है, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स? द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल जी थे, क्योंकि इन्होंने ही बेटा सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। दैट इज वाई ही सेड टू बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और डेफिनेटली बहुत सारा काम किया होगा, इसीलिए हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रीड करवाती हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, कि इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट वॉज हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात, इनहेरिटेंस कब सुनने को मिल रही थी बेटा? मिड 19th सेंचुरी। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे बेटा? गार्डन पी पर। कितने साल तक काम किया? 7 years तक काम किया। तो हम फादर ऑफ जेनेटिक्स उसको कहते हैं। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर सब ग्रेगर मेंडल लिख सकते हो। इन्होंने किस पे काम किया बेटा? ही वर्कड ऑन गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। और कितने साल के लिए किया था बेटा? फॉर 7 years तक। कितने साल तक किया था? फॉर 7 years। ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1856 to 1863, ठीक है। और गार्डन पी पे क्या परफॉर्म किया था बेटा? गार्डन पी पर एंड परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाइब्रिड्स बनाने की प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा? 2 different वैरायटीज को क्रॉस कराते हैं, सो दैट आपको उनके स्पेशल जो गुण है, अच्छे गुण है, अच्छे ट्रेट्स है, वो आपको हाइब्रिड्स में मिल सके, बिकॉज हाइब्रिड्स दे आर सुपीरियर, ठीक है। अगर ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट इज सेड टू बी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल जी ने ये हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग वगैरह कराई थी मटर पर, ठीक है। वाई मटर? मटर को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसका भी रीजन है, बट उस रीजन तक पहुंचने से पहले एनसीईआरटी की और बातें समझ लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये सब काम करने के बाद ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आप आगे पढ़ोगे, सुना होगा बेटा, नाम तो सुना ही होगा। वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लास 10th में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ नहीं बेटा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो सुना होगा क्लास 10th वाली जेनेटिक्स में। तो उन्हीं लॉस को हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मेंडल जी ने बताई थी। ड्यूरिंग
Mendel's investigation into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied in biology. देखो मेंडल जी ना बेटा सबसे पहले, अच्छा तुम बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी क्यों लेते हैं, मैथ से पीछा छूट जाए है ना, बिकॉज उनको मैथ्स में कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो दे ऑप्ट फॉर बायोलॉजी, चाहे मन हो चाहे ना हो, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिल से बायोलॉजी पसंद करते हैं और फिर उस सब्जेक्ट को चुनते हैं अपना अपने आगे करियर के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना बेटा आपने दिल से लिया था या फोर्सफुली लिया था गणित से बचने के लिए। तो जो बच्चे गणित से बचने के लिए बायोलॉजी लिए हैं तो उनके लिए चैप्टर टफ होगा हुआ है, बिकॉज इस चैप्टर में मिलेगा आपको मैथ्स, आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी, आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स जिसको कहते हैं। घबराओ मत बेटा, इतना भी कुछ नहीं मिलेगा। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन इतनी तो आती है ना बेटा, तो वो हमें इस्तेमाल करनी है। लेकिन जिस तरीके से मैथ्स हम सबको पसंद नहीं है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स में दिलचस्पी है, ठीक है, तो उस टाइम पर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में मैथ्स किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। और मेंडल वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस मैथमेटिक्स वाला लॉजिक, स्टैट्स वाला लॉजिक, प्रोबेबिलिटी वाला लॉजिक इनटू द बायोलॉजी। तो तुम सोचो बेटा मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर कितना खराब लगता है ना। वैसे मुझे नहीं लगते थे, बिकॉज मेरे बेटा 12th तक मैथ्स थे, मैं पीसीएमबी वाली हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं लगते थे। आप में से भी बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिनका पीसीएमबी होगा, उनको भी नहीं लगता होगा। तो वो मैथ्स को भी प्यार करते हैं, मैथ्स वाले टीचर्स को भी प्यार करते हैं, बट जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी उनको ऐसा लगता होगा ना। सिमिलरली सोचो जिनको मैथ्स पसंद ही नहीं, जिनको मैथ्स समझ में ही नहीं आती, अब मेंडल जी ने बायोलॉजी में भी मैथ घुसा दी, ठीक है। बायोलॉजी एक प्रिय सब्जेक्ट था उसमें, जिसमें सिर्फ याद करना था, समझना था, कोई कैलकुलेशन वाली पार्ट नहीं थी, बट मेंडल जी ने दिमाग लगाया और बायोलॉजी में भी मैथ्स आ गई, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ाने वाला किसको पसंद आता है ना, जोक्स अपार्ट। तो मेंडल जी को भी बेटा किसी ने प्यार नहीं किया जब तक वो जिंदा थे, है ना, किसी ने भी उनके काम को सराहा ही नहीं, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, सब कहते थे क्या बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वॉज द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने मैथ्स का लॉजिक लेकर के बायोलॉजी में आए थे। तो वही चीज लिखी हुई है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनकी सैम्पलिंग साइज बहुत ज्यादा थी, सैंपल्स बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे, लेते थे। वाई? बिकॉज आप स्टैट्स में पढ़ते ना बेटा, जितनी ज्यादा सैंपल साइज होता है उतना कम एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज हिज लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग, ठीक है, विच गेव greater credibility to the data he collected. Also, the confirmation of his inference from experiments on successive generations of his test plants also proved his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated. इसका मतलब क्या है बेटा, इन्होंने ना इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस पे स्टडी की थी, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, इनहेरिटेंस का लॉ क्या होता है वो बताया था। और आपको पता है बेटा इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही जनरेशन के लिए बात नहीं की बेटा, सेवरल जनरेशन, इनको 7 साल लगे बेटा, 7 साल में वो जनरेशन स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स जिन पे वो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट प्लांट्स में भी उनको इनहेरिटेंस देखने को मिला। मतलब पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो बच्चों तक जा, मतलब उनको दिखाई दिया, उन्होंने स्टडी किया। तो ऐसे ही नहीं कह दिया था, ठीक है, इनको पूरा प्रूफ था, इन्होंने जो प्रूफ किया था जो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू ऑपोजिंग ट्रेड्स। ऑपोजिंग मतलब ऑपोजिट, जैसे एक टॉल एक डॉर्फ, इनको कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं या ऑपोजिंग ट्रेड्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना टॉल और ड्वार्फ, अगर येलो है तो दूसरे कलर क्या होगा, ग्रीन सीड का। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस, ठीक है, विच वॉज expanded on by later scientists to count for। और ये अब ये थोड़ी कहानी है, छोड़ दो। तो हमने देखा मोटा मोटा इस पैराग्राफ में कि इन्होंने गार्डन पी पे काम किया था फॉर 7 years टू परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो लॉ क्या होता है
मटर पर काम क्यों नहीं, मतलब क्यों किया, ये सब पढ़ने के लिए अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये देखो नेक्स्ट हमारा है मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल जी ने सिलेक्शन पी प्लांट का ही क्यों किया? अच्छा, बच्चों को ऐसा लगता है मेंडल जी ने मटर उठाया, मटर का प्लांट उठाया, सबसे पहले मटर पर ही कूदे वो, ठीक है, मटर को ही सिलेक्ट किया और सक्सेसफुल हो गए। नहीं बेटा, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे की स्ट्रगल तो आपको पता ही है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल होती है बेटा, बहुत हार्डवर्क होता है। तो मेंडल जी की एक तो पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, 7 साल तक मटर पर ही काम किया इन्होंने, ठीक है, जस्ट टू प्रूव दी जेनेटिक्स वाला पार्ट, जस्ट टू प्रूव दी इनहेरिटेंस वाला पार्ट। एंड दूसरा चीज, मटर के प्लांट से पहले भी ये दूसरे प्लांट पर काम कर चुके थे, बट उनको जो चाहिए था, उनको जो इनहेरिटेंस प्रूफ करनी थी, वो उन प्लांट से प्रूफ नहीं हो पाई। दैट इज वाई ये स्विच कर गए दूसरे प्लांट पर, जो था हमारा मटर, जो हमारा था गार्डन पी। ठीक है, सो क्यों इन्होंने किया, उसके लिए देयर आर सर्टेन रीजंस। सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई मटर वाला प्लांट लिया और जो सक्सेसफुल हो गए? तो देखो, P has many distinct alternative traits। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मतलब क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट, कहते हैं ना बेटा, कॉन्ट्रास्ट का जमाना है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, जैसे बहुत सारी लड़कियों को तुमने वर्ड इस्तेमाल किया अगर कॉन्ट्रास्ट पहनेंगे, किसी और कलर के साथ कोई और चीज पेयर अप करना, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब तुम समझ सकते हो ऑपोजिट। ठीक है, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ये एनसीईआरटी भी हमारी कहती है कि दो ऑपोजिंग ट्रेट्स के साथ काम किया था मेंडल जी ने। ठीक है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट रीजन। दूसरा क्या था कि एक ही बार, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होती है मटर जैसे प्लांट में, तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, और हर सीड को मेंडल जी कलेक्ट करते थे, ठीक है, और फिर उनको जमीन में डालते थे, फिर उनके पेड़ बनने का इंतजार करते थे, फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कराते थे, फिर जो सीड आती थी फिर कलेक्ट करते थे। बेटा ये करते गए फॉर 7 years। ठीक है, ऐसे ही 1 साल करके उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में नहीं बता दिया, बहुत मेहनत लगी इसके पीछे। और मटर को सिलेक्ट करने का ये भी रीजन था कि एक ही बार में उनको इतना सारा सीड मिल रहा था। ठीक है, और सारे सीड के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते थे कि उनकी कही हुई बात जो वो सोचते हैं वो एक्सपेरिमेंट में दिख रही या नहीं दिख रही है। अच्छा, मटर के साथ एक और खास बात थी, अगर तुम आम का पेड़ ले लो, पीपल का पेड़ ले लो, ऐसे पेड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो बेटा इनका तो लाइफ स्पैन ही बहुत बड़ा बड़ा है। तुम तो वेट ही करते रह जाओगे हजारों साल तक कि कब बड़े होंगे, कब रिप्रोड्यूस करेंगे, कब फ्लावर आए, कब सीड बने, है ना। तुम ऐसे प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते हो, तुम ऐसे प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे जो फटाफट अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर ले। सो पी वाज वन ऑफ देम। तो पी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है एक ही सीजन में। ये एनुअल प्लांट है ना, सीजनल होता है। ठीक है, मटर खाते हैं ना एक प्रॉपर सीजन में, यस। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, वो बड पॉलिनेशन शो करते हैं, अपनी बड वाली कंडीशन में ही पॉलिनेशन शो कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन का एक फायदा होता है ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग का फायदा क्या होता है बेटा? कि जो तुम्हारी ट्रेट्स है वो सेवरल जनरेशन तक मेंटेन्ड रहती हैं। ठीक है, इसीलिए मटर का फ्लावर इज बेनिफिशियल। आगे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? किसके पास गाइनोशियम भी है और इसके पास एंड्रोशियम भी है। ये क्या है? एंड्रोशियम। ये क्या है? गाइनोशियम। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है बेटा मटर का, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो मटर के प्लांट को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल करना, तो भी बड़े इजीली कर सकते हो। क्यों? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें करना है, तुम्हें पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तुमने सेलेक्ट कर लिया कि वो मटर का प्लांट है, पेरेंट सेलेक्ट करने के बाद बाइसेक्सुअल में तुम्हें एंथर को काटना पड़ता है, इमैस्कुलेट कर दो। तो इनको चाहो तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना भी इजी है, क्योंकि बड पॉलिनेशन हो सकती है इनमें। और अगर आप चाहते हो क्रॉस पॉलिनेशन कराना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। आप सिर्फ मेल वाला पार्ट, एंड्रोशियम वाला पार्ट हटा दो, जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, और क्या बेनिफिट होता है ये देखो। जो मेंडल हैं उन्होंने इसी प्रकार के बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, वो किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही थी ट्रू ब्रीडिंग का फायदा क्या होता है बेटा?
ट्रू ब्रीडिंग का फायदा क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग कौन सी वाली कंडीशन होती है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, और कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से नाउ दे शो अ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। जैसे अगर कोई प्योर कंडीशन है बेटा, मैंने आपको बताया ना प्योर क्या है, कैपिटल टी प्योर है। अगर तुम ऐसे प्योर का प्योर से ही क्रॉस करा रहे हो, ठीक है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो इसके बच्चे जो आएंगे वो भी क्या होंगे बेटा? प्योर होंगे। ये देखो, है ना। अगर इस बच्चे का तुम आगे जनरेशन ले जाते हो और फिर इसका तुम फिर से क्रॉस कराते हो, तो फिर से इसके बच्चे कैपिटल टी वाले आएंगे। इस जनरेशन में भी यही आया, अगले जनरेशन में भी आया। इसी को कहते हैं बेटा ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन से क्या कराते हो आप? ट्रू ब्रीडिंग लाइन कब आती है? जब आप कंटिन्यूअसली एक प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराते रहो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब आपको पता है, खुद का जो पॉलिन है वो खुद के स्टिग्मा पे गिर सके। सो दैट विल रिजल्ट इन ट्रू ब्रीडिंग लाइन, जिसका फायदा है कि इनके एक्सप्रेशंस और ट्रेड्स सेवरल जनरेशन तक मेंटेन रहेंगे एज इट इज। तो ये सारी बातें बेटा आपको मटर के प्लांट के साथ, फ्लावर के साथ दिखती हैं। दैट इज व्हाई द गार्डन पी वाज द बेस्ट मटेरियल टू वर्क विद द जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद मेंडल जी ने किस पर काम किया था? अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, इस पैराग्राफ के, जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा, इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि मेंडल जी ने कितनी प्लांट वैरायटीज पे काम किया, तो बोलोगे 14। इस 14 वैरायटीज में बेटा 7 डोमिनेंट वाले थे, 7 रेसेसिव वाले थे, और ये डोमिनेंट रेसेसिव आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थे। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि 14 ट्रू ब्रीडिंग बोलो, या आप कह सकते हो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या कह सकते हो? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इस पेयर में 7 पेयर मतलब टोटल तो 14 हो गए ना, इसीलिए 14 वैरायटीज कहा गया है। इस 7 पेयर में बेटा एक डोमिनेंट वाला होता है और एक रेसेसिव वाला। अब देख लो और कौन सा है? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, या आप कह सकते हो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मैंने आपको ट्रेट्स और कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में। ओके, अब आओ देखो 7 कौन से, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स पर, कौन से कैरेक्टर्स पर बेटा? 7 प्लांट कैरेक्टर्स पर काम किए था, ठीक है। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। सीड के 2 कैरेक्टर थे, एक था सीड का शेप, एक था सीड का कलर। पॉड के 2 थे बेटा, एक था पॉड का शेप और पॉड का कलर। फ्लावर से रिलेटेड 2 थे, एक था फ्लावर कलर और एक फ्लावर पोजीशन। स्टेम से रिलेटेड एक था, दैट इज स्टेम का हाइट। अब हर कैरेक्टर के बेटा 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जैसे स्टेम हाइट, एक टॉल एक डॉर्फ, और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है आपस में, है ना। जैसे ये एनसीईआरटी का टेबल है। मैं ऐसे नहीं बनवाती बच्चों को बेटा, मैं ऐसे बनवाती हूं बच्चों को। ये देखो, दिस इज माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। तो आप देख सकते हो यहां पर 7 प्लांट कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया, है ना। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, स्टेम हाइट। अब हर कैरेक्टर के बेटा मैंने क्या बताया, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव। तो देखो हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, और ये दोनों ट्रेट्स आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग। जैसे फ्लावर कलर वायलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, ठीक है, तो वायलेट और व्हाइट कॉन्ट्रास्टिंग। फ्लावर पोजीशन एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो ऐसे समझना,
ये है एक प्लांट। अगर कोई फ्लावर साइड में आकर के लगता है, ठीक है, उसको हम एक्सियल कहते हैं या एक्सिलरी कह सकते हो। टर्मिनल मतलब ऐसे, दिस इज द फ्लावर, टर्मिनल पोजीशन पर, टिप्स पर, दिस इज टर्मिनल। तो कहते हैं बेटा कि ये वाला फ्लावर डोमिनेंट है। वाई दिस ट्रेट इज सेड टू बी डोमिनेंट? क्योंकि हमेशा यही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, डोमिनेंट वो ट्रेट होता है जो हर जनरेशन में अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पाए। रेसेसिव वो होते हैं बेटा जो डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आ रहे हैं ना वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के एक्सप्लेनेशन बार बार इस्तेमाल, है ना, इसीलिए वो पढ़ने बहुत जरूरी है। सीड कलर में क्या डोमिनेंट होता है बेटा? सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। सीड शेप में राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक है, राउंड डोमिनेंट है किस पे? रिंकल्ड के ऊपर। पॉड कलर में, पॉड कलर क्या होता है बेटा? ग्रीन, डोमिनेंट होता है किसके? येलो के। सीड कलर और पॉड कलर उल्टा है, यहां सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है और पॉड कलर में बेटा ग्रीन डोमिनेंट होता है। पॉड की शेप में, मटर का पॉड सबके घर में आता होगा बेटा, ठंड का टाइम आने वाला है, देख लेना। अगर मटर, ठीक है, मटर के जो छिलके होते हैं, पॉड्स होते हैं, अगर ये इस टाइप के हैं, पूरा फुल, ठीक है, फुला हुआ है, तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। इन्फ्लेटेड मतलब फुला हुआ। अगर मटर के पॉट्स इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टेड है, देखना घर में आता है, तो वो कैसा ट्रेट है बेटा? वो रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, स्टेम हाइट, अगर स्टेम की हाइट बड़ी है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर छोटी है तो वो कैसी ट्रेट है बेटा? रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो आप देखो 7 ये हो गए और 7 ये हो गए। जो प्लांट टॉल आ रहा है वो एक वैरायटी है, ठीक है, जो मटर का प्लांट इस तरीके का पॉट दे रहा है वो दूसरी वैरायटी, जो मटर पॉट ग्रीन कलर के हैं वो तीसरी वैरायटी, जो मटर के प्लांट में राउंड सीड लग रहा है वो 4 वैरायटी, ये 5th, ये 6th, ये 7th, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो हाउ मेनी वैरायटीज आर देयर? 14। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो 7। ठीक है, इसी कैरेक्टर्स के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर पेयर के फॉर्म में पूछा जाए 7 पेयर्स, अगर वैरायटीज के फॉर्म में पूछा जाए तो 7 ये 7 ये। ठीक है, अब देखो मैं एनसीईआरटी का आपको वो भी दिखा देती हूँ बेटा, ये देखो, ये एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है, शेप राउंड, ये रिंकल्ड, सीड कलर येलो डोमिनेंट ओवर ग्रीन। अगर वायलेट फूल है तो वो डोमिनेंट है, व्हाइट रेसेसिव होता है। पॉट शेप देखो फुल, और ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट का कलर ग्रीन होना चाहिए, येलो डोमिनेंट, सॉरी ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रेसेसिव। यहां पर देखो साइड साइड में निकल रहे हैं एक्सियल, टिप पे निकल रहा है टर्मिनल, हाइट ज्यादा हाइट छोटी। ठीक है, डोमिनेंट रेसेसिव। अच्छा फिर से एक बार बता रही हूं, इनको डोमिनेंट इसलिए कहा गया है बेटा कि ये ट्रेट्स हमेशा हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, इनको रेसेसिव इसीलिए कहा गया है क्योंकि डोमिनेंट के अगर साथ हुए तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब आपको बताया गया था बेटा कि जेनेटिक्स को लिखने का एक भाषा है, वो भाषा होती है, ट्रेड्स को कैसे लिखते हैं बेटा? ट्रेड्स को लिखा जाता है लेटर से डिनोट करके। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है, जैसे आपको किसके लिए बताया गया? टॉल के लिए। टॉल के लिए आप क्या लिखते हो? कैपिटल टी। ठीक है, और डॉर्फ के लिए आप क्या लिखते हो? स्मॉल टी, है ना। इसी तरीके से आप सबके लिए लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि कैसे लिखे मैम, क्या होना चाहिए? तो बेटा लेटर्स ना क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है, जैसे राउंड के लिए जनरली कैपिटल आर चुना जाता है। ठीक है, और अगर कैपिटल आर यहां चुन लिया गया तो रिंकल्ड के लिए यहां पर स्मॉल आर हो जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेटर्स दे आर मेंशन ऑन दी क्वेश्चन इटसेल्फ, इन दी क्वेश्चन इटसेल्फ। येलो के लिए अगर मैंने कैपिटल वाई ले लिया बेटा, तो ग्रीन के लिए मैं क्या लूंगी? स्मॉल वाई। ठीक है, ये मैंने कल बताया है। अगर यहां मैं येलो के लिए वाई ले रही हूं तो ग्रीन के लिए यहां जी नहीं ले लूंगी, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी।
तो जो डोमिनेंट लेटर से हम एक डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का छोटा वाला वर्जन रेसेसिव के लिए करते हैं। ठीक है, वायलेट के लिए अगर मैं कैपिटल वी ले रही हूं, तो वाइट के लिए मैं छोटा वाला वी लूंगी, डब्ल्यू नहीं लिखूंगी, छोटा वाला वी लिखूंगी। फुल के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग एफ कैपिटल, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए आई विल राइट स्मॉल एफ। ठीक है, ग्रीन के लिए इफ आई एम राइटिंग कैपिटल जी, सो फॉर येलो आई विल राइट स्मॉल जी। अब अगर देखो मैं जी यहां पे भी लिख लेती तो कंफ्यूजन हो जाता ना आपको। एक्सियल के लिए इफ आई एम राइटिंग ए फॉर एक्सियल, इसका छोटा वाला अगर है स्मॉल है तो समझ जाना वो किसके लिए, टर्मिनल ट्रेड को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब हमने बोला कि एनसीईआरटी में बताया गया है मेंडल के इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल जी ने इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। आपके सिलेबस में दो प्रकार के क्रॉसेस हैं, वन इज मोनोहाइब्रिड एंड वन इज डाइहाइब्रिड। तो सबसे पहले वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम एक क्रॉस से समझते हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो वाई दिस क्रॉस? क्रॉस का मतलब होता है बेटा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो बड़े टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे। सो ये वाला एक्सपेरिमेंट वाज वन ऑफ देम। इसमें आपको एक वर्ड तो दिखाई दे रहा होगा, मोनो। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, सो इसमें वन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इन्होंने एक जीन का इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया था, इसीलिए एनसीईआरटी इसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहती है। तो हम इसको समझ सकते हैं कैसे? व्हेन one contrasting character is studied, जब एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आप पढ़ते हो एक बार में या स्टडी करते हो, मतलब एक बार जब आप स्टडी कर रहे हो तो एक ही कैरेक्टर पर स्टडी कर रहे हो, सच inheritance, such experiment या कह ले such is known as inheritance of one gene, inheritance of one gene। ये तो हो गई इस हेडिंग की बात। अब एनसीईआरटी इस हेडिंग के साथ में एक इस प्रकार का डायग्राम भी ऐड कर के रखी है। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये देखो, ये एक मटर का फ्लावर है। ठीक है, मटर का फ्लावर देखा होगा, तो मटर का फ्लावर इस तरीके से दिखाई देता है। ये कैसा फ्लावर है बेटा? ये एक वायलेट कलर का फ्लावर है। ठीक है, वायलेट कलर का फ्लावर है। अब आपको पता है ये एंथर भी है, इसमें स्टिग्मा भी है। ठीक है, मतलब ये जो मटर का फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है बेटा? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है ना। अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स कराना है तो आपको अपने हिसाब का पॉलन डालना है। मेंडल जी को अपने हिसाब का पॉलन इस पे डस्ट करना था, है ना। दैट मींस सबसे पहले वो एंथर को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो आप देखो, कैंची लेकर के आए मेंडल जी, है ना, और क्या किया? ये जितने भी एंड्रोशियम थे इसको काट दिया। ठीक है, आप देख सकते हो। अब क्योंकि सारा का सारा मेल पार्ट निकल गया, तो इसमें सिर्फ फीमेल रह गई, तो हम इस पेरेंट को क्या बोलेंगे बेटा? अब दिस पेरेंट विल बी कॉल्ड एज फीमेल पेरेंट। ठीक है, अब क्या होता है? जब तुमने एंथर रिमूव कर दिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो तुमने एंथर इसका रिमूव कर दिया, तो इस फीमेल को मेल गैमीट के लिए कुछ तो देंगे, कोई तो पॉलन लाएंगे, क्योंकि इनका पॉलन तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, अगर हमने इसको फीमेल ले लिया है तो एक मेंडल जी ने मेल प्लांट सेलेक्ट करके रखा है। देखो, इस वाले फ्लावर को, इस वाले मटर वाले फ्लावर को हम कह रहे हैं मेल पेरेंट। दैट मींस इस पेरेंट का तुम क्या पार्ट इस्तेमाल करोगे? पॉलन वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या एरो लगा हुआ है कि इस प्लांट का जो पॉलन है, इस फ्लावर का जो पॉलन है, वो मेंडल जी ले जाएंगे और इसके स्टिग्मा पर जाकर के गिरा देंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन। जब पॉलन यहां पर आ गया स्टिग्मा के पास, तो आपको पता है क्या होगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब के अंदर गैमीट्स होते हैं, वो गैमीट्स फीमेल के पास चले जाएंगे, वो फर्टिलाइज कर जाएंगे, जायगोट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीड बनेगी। तो आप देखो सीड बन गई,
सीड बन गई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड बनाने के लिए तो करते बेटा सब, सीड बन गया। अब मेंडल जी ये सारे सीड को कलेक्ट करते थे, जमीन में डालते थे और फिर प्लांट आने का वेट करते थे। तो ये उनका स्टेप है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का, जो एनसीईआरटी इससे समझाना चाहती है। ठीक है, अब हम समझेंगे इनहेरिटेंस ऑफ जीन का असली मतलब। क्या समझेंगे बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ जीन का असली मतलब बाय टेकिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में पढ़ना। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसा हमने बताया था बच्चों, क्या होता है, एक ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको मेंडल जी ने कितने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाए थे? मतलब मेंडल जी ने जब क्रॉसेस पर काम किया था बच्चों, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, यस, यू नो मेंडल जी ने जब काम किया था तो मटर पर काम किया था, एज वी हैव डिस्कस्ड। और मटर पर जब काम किया था, सो कितने कैरेक्टर्स पर उनके काम किए थे? अगर आपसे पूछा जाता प्योर लाइंस तो आप मार्क करोगे 14। अगर आपसे पूछा जाता कितने पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट थे तो हम मार्क करेंगे 7 पेयर्स। तो यू नो यू हैव 7 कैरेक्टर्स, है ना, जिसमें आपने हम बात की थी स्टेम हाइट के बारे में, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर स्टेम की हाइट, सीड कलर, सीड शेप। किसी भी एक कैरेक्टर को जब हम लेकर के पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वो किस एक्सपेरिमेंट, किस क्रॉस के अंदर आता है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब उन कैरेक्टर्स में से कोई सा भी कैरेक्टर चुनते हैं हम हाइट वाला कैरेक्टर, दैट इज प्लांट हाइट। अब देखते हैं जब एक कैरेक्टर पर लेकर के 2 मटर के प्लांट्स को हाइब्रिडाइज किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो क्या रिजल्ट आने वाला है ना। पहले एक क्लासिक जो हम पढ़ते आते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको उसका कंक्लूजन समझाऊंगी। ठीक है, तो आओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें एक कैरेक्टर को लेकर के पढ़ना है। हमने जो एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट, तुम कोई भी और कैरेक्टर ले सकते हो बेटा। हर कैरेक्टर का 2 ट्रेट होता है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, है ना, और वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, आपस में ऑपोजिंग ट्रेट्स होते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट यू नो हम किसको कहते हैं? टॉल को। रेसेसिव हम किसको कहते हैं? डॉर्फ को। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव का भी फर्क हमें मतलब पता है। डोमिनेंट जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, रेसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब आपको जैसा कि हमने बता रखा है बेटा, बहुत बार रिपीट किया हुआ है और बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए, जेनेटिक्स किसकी भाषा है बेटा? जीन्स की भाषा है, एलील्स की भाषा है। एलील्स को लिखते कैसे हैं? लेटर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अगर आपको टॉल लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। आपको डॉर्फ लिखना होगा तो इसी का छोटा भाई स्मॉल टी, स्मॉल टी। अच्छा, बच्चों का एक डाउट बताऊं कि मैम टॉल को हम सिर्फ कैपिटल टी से भी तो लिख सकते थे, डॉर्फ को हम सिर्फ अकेला स्मॉल टी से भी तो लिख सकते थे। हमने टी 2 बार क्यों लिखा? यहां पर छोटा टी 2 बार क्यों लिखा? एक लिख के भी तो काम चल जाता ना मैम। बिल्कुल चल जाता बेटा, आप गलत नहीं सोच रहे हो, आपका डाउट भी गलत नहीं है। बट क्यों हमने 2 बार लिखा है? अब ये देखो, प्लांट कैसा होता है बेटा? प्लांट कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड, है ना। और डिप्लॉयड को हमने डिफाइन कैसे किया था? 2 सेट ऑफ जीन से। ठीक है, तो एक जीन ये, दूसरा जीन ये। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ जीन होने चाहिए। ठीक है, 2 जीन्स आपको दिखाई देने चाहिए। अगर आप एक ही जीन लिखोगे, एक सेट, दैट मीन्स वो हैप्लॉइड कंडीशन डिनोट कर रहा है। ये भी क्या डिनोट कर रहा होगा बेटा? हैप्लॉइड कंडीशन। तभी जभी भी, चाहे हम अपने लिए लिखे, ठीक है, या प्लांट के लिए लिखे, प्लांट डिप्लॉयड है इसलिए हमें जोड़े में लिखना पड़ रहा है। हर जीन 2 सेट में मौजूद है। ये एक जीन है, ये एक जीन 2 सेट में मौजूद है। ये एक जीन है जो इस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, ये सेट में मौजूद है। क्लियर है? अब आपको पता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है इनको, कोई भी क्रॉस करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गैमीट बनाना। गैमीट किस प्रोसेस के थ्रू बनता है बेटा? हमारे मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो देखो क्या होगा, जब ये मियोसिस में जाएगा, ठीक है, ये भी मियोसिस में जाएगा। सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हो बेटा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सारे क्रॉस का बाप है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर समझ में आ गया ना बच्चों, तो सारे क्रॉसेस समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, आपको सिर्फ आप ये समझ लो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द बैकबोन, गैमीट फॉर्मेशन भी बैकबोन बोला था, ये भी बैकबोन है सारे क्रॉस का। और इस ये क्रॉस समझ लिए तो जितने भी क्रॉस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना फटाफट करते ले जाओगे, कर ले जाओगे। ठीक है, मियोसिस, अब आपको पता है बेटा मियोसिस चीजों को क्या कर देती है, मियोसिस चीजों को आधा कर देती है, हैप्लॉइड कर देती है। ठीक है, और हैप्लॉइड करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, अब क्या दोबारा से आप कैपिटल टी लिखोगे? नहीं, अब मियोसिस करोगे तो आपको, मैंने आपको गैमीट बनाना सिखाया है। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ गैमीट निकालना सिखाया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, और ये गैमीट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कोई क्रॉस नहीं कर सकते। तो जैसे यहां पे भी आपको टाइप्स ऑफ गैमीट बताना है, तो बताओ क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर प्योर कंडीशन होती है, होमोजाइगस कंडीशन होती है, तो टाइप्स ऑफ गैमीट हमेशा 1 होता है। बेटा मैं नंबर की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं टाइप की बात कर रही हूं, क्योंकि यहां पर ये कैसी कंडीशन है बेटा, प्योर कंडीशन। तो आपको एक ही टाइप ऑफ गैमीट मिलेगा, दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, यहां पर भी क्योंकि प्योर कंडीशन है तो आपको एक ही टाइप ऑफ मिलेगा, दैट इज स्मॉल टी। क्लियर है? अब कुछ बच्चों को स्कूल में या उन्होंने ऐसे पढ़ा होगा कि कैपिटल टी है, ये हमारा डिप्लॉयड कंडीशन है और इसमें मियोसिस होगा तो गैमीट बनेगा, गैमीट बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। तुम गलत नहीं हो, ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों जो गैमीट बन रहे हैं इनका टाइप अलग है? टाइप तो अलग है नहीं, टाइप तो एक ही है। तो चाहे तुम 2 बार टी लिखो चाहे 1 बार टी लिखो, फर्क पड़ेगा नहीं, अलग अलग लिख रहे हो ना। ठीक है, तो गैमीट हमेशा याद रखना। जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा, ये देखो 2 बार तुमने लिख भी लिया तो ये एक ही बार लिख रहे हो, तो ये एन, ये अलग टी है तो दिस इज ऑल्सो एन। जोड़े में है ये नहीं, अलग अलग मौजूद है। वाई? बिकॉज मियोसिस से गैमीट्स बनता है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रकार के जो गैमीट्स बन रहे हैं उनका टाइप इज सेम। दैट इज वाई हमें हमारा कंसर्न आपको टाइप्स ऑफ गैमीट बताने पर होता है, ना कि नंबर ऑफ गैमीट। नंबर ऑफ गैमीट तो बेटा वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। सो यहां पर देखो कैपिटल टी और यहां पर क्या है, स्मॉल टी। नेक्स्ट देखो गैमीट बन गया बेटा, तो गैमीट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, गैमीट फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये वाला गैमीट इससे फ्यूज करेगा, आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप खुद देखो फिर से क्या हुआ, 2 एलील साथ साथ आ गए, है ना, 2 एलील साथ साथ आ गए। अभी अलग अलग थे तो अभी एन थे, बट अगर एन फ्यूज कर जाएंगे तो तुम्हारी कौन सी दोबारा कंडीशन आ गई बेटा, 2n। क्यों? क्योंकि गैमीट से के फ्यूजन से क्या बनता है बेटा, जाइगोट। क्या बन रहा है ये, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड। क्योंकि डिप्लॉयड होता है, हमने अक्षर कितने लिखे हैं, 2। अगर 2 अक्षर 2 लेटर साथ में लिखे हुए हैं ऑफ अ सेम जीन, दोनों सेम जीन के हैं ना, कौन से जीन के हैं बेटा, प्लांट हाइट वाले जीन के। ठीक है, कौन से जीन के हैं, प्लांट हाइट वाले जीन के। तो ये कौन सी कंडीशन डिनोट कर रहा है, डिप्लॉयड। अगर 2 अक्षर 2 लेटर ऑफ अ सेम जीन अलग अलग लिखे हो, जैसे ये और ये, तो ये हैप्लॉइड कंडीशन को डिनोट कर रहे हैं। बेटा ये भाषा है, इस भाषा को लिखना आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे यू विल इवेंचुअली स्टार्ट लर्निंग, आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, अब तो ये सबसे पहला जनरेशन आया बच्चों का। ठीक है, इनके सबसे पहली जनरेशन ये आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पेड़ की, जिसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका फिनोटाइप बताओ, तो क्या बताओगे। ठीक है, अब ये देखो आपको पता है कैपिटल टी टॉल देगा, स्मॉल टी डॉर्फ देगा, बट क्या ये स्मॉल टी अपने आप को कभी एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं बेटा, ये रेसेसिव एलील है और रेसेसिव एलील डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो डॉर्फ तो कभी आएगा ही नहीं। इसका फिनोटाइप क्या होगा बेटा, इसका फिनोटाइप आएगा टॉल। क्या आएगा, टॉल। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया बच्चों, ऑब्जर्व ये किया गया कि F1 जनरेशन में
सिर्फ एक ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बेचारा दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड, मेंडल जी ने ये देखा, मेंडल ऑब्जर्व्ड ओनली वन पेरेंट, only one parent was able to express, ठीक है, दूसरा नहीं कर पा रहा था। ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि दूसरा तो कर ही नहीं पा रहा है, अब क्या करें भाई। तो मेंडल जी ने सोचा कोई बात नहीं, इस पहले जनरेशन में नहीं कर रहा, हो सकता है दूसरे जनरेशन में कर जाए। ठीक है, तो दूसरा जनरेशन, अगर हम इस पहले वाले जनरेशन को देखो क्या कहते हैं बेटा, F1 जनरेशन, या आप इसको जाइगोट बोल सकते हो, या इसको F1 ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो। ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे। ठीक है, ये मटर प्लांट के जो ये वाला बच्चा आ रहा है इसको F1 ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी भी बोल सकते हैं। प्रोजनी का मतलब भी ऑफस्प्रिंग होता है। अब आप सोच रहोगे फर्स्ट क्यों लगा हुआ है, फर्स्ट मतलब पहला जनरेशन है बच्चों का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट, F1 को हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अच्छा, फीलियल वर्ड बेटा मॉर्गन जी ने यूज, सॉरी मेंडल जी ने यूज नहीं किया था, बट एनसीईआरटी में है नहीं, किसने यूज किया था, नहीं तो मैं आपको जरूर बताती। तो वो आप छोड़ सकते हो, बस आप इतना याद रखना, पहली जनरेशन को हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, F1 ऑफस्प्रिंग कहते हैं, या F1 प्रोजेनी कहते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे जनरेशन की तरफ। दूसरे जनरेशन में देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द F2 जनरेशन। पहली बात, F2 आएगा कैसे, जो F1 आया है ना बेटा, F1 कौन आया है बेटा, कैपिटल T स्मॉल t। ऐसे प्लांट का, ऐसे ही प्लांट से क्या करा दोगे, सेल्फिंग। कैपिटल T स्मॉल t का सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है ना क्या होता है, कैपिटल T स्मॉल t वाले का कैपिटल T स्मॉल t वाले से क्या करा दोगे, क्रॉस करा दोगे। तो देखो सेल्फिंग तुम अपने बच्चों की तरह ऐसे समझ सकते हो, खुद से ही, खुद का खुद से ही। तो खुद कैसे थे, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, और क्रॉस भी देखो किससे करा रहे, कैपिटल T स्मॉल t। इसी को कहते हैं सेल्फिंग ऑफ F1। जैसा भी F1 आएगा उसके जैसे ही उसको क्या करा देंगे बेटा, क्रॉस करा देंगे। अब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये देखो यहां से बनाओगे आप गैमीट, और यहां से भी क्या बनाओगे आप, गैमीट। क्या ये प्योर है, क्या ये प्योर है, नहीं बेटा, ये कैसी कंडीशन है, इम्प्योर कंडीशन। ये भी कैसी कंडीशन है बेटा, इम्प्योर कंडीशन। कैसी कंडीशन है, इम्प्योर कंडीशन। तो इम्प्योर है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, इम्प्योर को और क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैंने आपको इम्प्योर और हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n, जहां पर n क्या डिनोट करता है, कितने हेट्रोजाइगस का जोड़ा है। तो यहां पर कितना हेट्रोजाइगस का जोड़ा है, एक, तो 2 to the power 1, तो यहां पर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट बनेगा बेटा, 2 टाइप्स ऑफ गैमीट। और दो कौन से टाइप्स ऑफ गैमीट होंगे बेटा, एक होगा कैपिटल T और एक होगा देखो स्मॉल t। अलग अलग कर दिया, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, अभी साथ साथ में थे जुड़े हुए, डिप्लॉइड। यहां पर भी बेटा एक ही हेट्रोजाइगस का जोड़ा है, 2 to the power n, फॉर्मूला लगाओगे 2 to the power 1। यहां पर भी दो टाइप, क्योंकि सेम ही तो है, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, यही दो टाइप मिलेगा। ठीक है, अब जो भी गैमीट्स आता है बेटा क्या कराना पड़ता है, क्रॉस कराना पड़ता है। तो देखो एक अलग प्रकार का प्रक्रिया यूज किया गया इन दोनों गैमीट्स और इन दोनों गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन कराने का। एक डब्बा बना हुआ आप देख रहे हो बेटा, एक पेरेंट के गैमीट हम यहां लिख देते हैं, तो क्या है, कैपिटल T स्मॉल t। एक पेरेंट के गैमीट हम यहां लिख देते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। ये डब्बे वाली प्रक्रिया जिस साइंटिस्ट ने बताई थी उनका नाम था पनेट। इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, पूरा नाम था RC पनेट, और इस डब्बे को बोला जाता है पनेट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कराना है बेटा, तुम्हें क्रॉस करा देना है। पहले इस वाले गैमीट को इससे फ्यूज करा दो, कैपिटल T कैपिटल T। इस वाले को इससे फ्यूज करा दो, कैपिटल T स्मॉल t। इस वाले को इससे फ्यूज करा दो, कैपिटल T स्मॉल t। इस वाले को इससे फ्यूज करा दो, स्मॉल t स्मॉल t। आ गया ना।
तो कितने जाइगोट कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं? जाइगोट नंबर 1, जाइगोट नंबर 2, जाइगोट नंबर 3, जाइगोट नंबर 4। ठीक है, तो ये फायदा होता है, आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिख जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। अब ये जो 4 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन में आए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? दीज आर F2 ऑफस्प्रिंग्स, F2 ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, F2 को अब यहां कैसे डिफाइन करोगे? दे आर सेकेंड फीलियल जनरेशन। और सेकेंड जनरेशन कैसे बनती है? जब तुम फर्स्ट जनरेशन वाले का क्या करा देते हो? सेल्फिंग। क्लियर है? अब देखो, आपने क्रॉस करा दिया, गैमीट का जीनोटाइप लिख दिया, क्या आप मुझे इन गैमीट का फिनोटाइप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैपिटल टी साथ है, तो इनका फिनोटाइप क्या आएगा बेटा? टॉल। यहां पर स्मॉल टी भले है, बट बेचारा स्मॉल टी तो रेसेसिव है, और रेसेसिव हमेशा दबे ही रहते हैं, उनकी बात जुबान कभी खुलती ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि साथ में मौजूद कौन है? उनको दबाने वाला डोमिनेंट एलील। तो यहां पर भी क्या आएगा? टॉल। ठीक है, यहां पर भी क्या आएगा बेटा? टॉल। अब क्या जो कभी जुबान नहीं खुलती, कभी नहीं खोल सकते? बिल्कुल खोल सकते हैं, जब उनको दबाने वाला बंदा या बंदी निकल चले, साइड हो जाए, है ना। तो अगर वो नहीं है डोमिनेंट पर्सन, तो रेसेसिव पर्सन भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है। ठीक है, सो यहां पर देखो डोमिनेंट है नहीं, तो अब ये क्या आएंगे? डॉर्फ। ये क्या आएंगे? डॉर्फ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हम कॉम्बिनेशंस बताते हैं, हम इस क्रॉस से परसेंटेज बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जरूरी नहीं है बेटा कि एक मटर के प्लांट में सेकेंड जनरेशन में सिर्फ 4 ही पौधा आएगा, हो सकता है 100 पौधे आ रहे हो, लेकिन उन 100 पौधों में बेटा 75% तुम्हारे टॉल होंगे और 25% तुम्हारे डॉर्फ होंगे। अब ये मैम कैसे कर रही है? ये मैम इसी रिजल्ट को देखते हुए कह रही है। देखो कितने टॉल आ रहे हैं, आप देखो यहां पर कितने टॉल आ रहे हैं बेटा। टोटल 1 2 3 4 है, 4। इसमें से टॉल कितने हैं? 3। तो 3 आउट ऑफ 4 कितना होता है बेटा? 75%। आपसे पूछा जाए कितने डॉर्फ आ रहे हैं, तो डॉर्फ कितना होता है? कितने टोटल बच्चे? 4। कितने डॉर्फ आ रहा है? 1। तो 1 आउट ऑफ 4 कितना होता है बेटा? 25%। तो जब जब तुम एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करोगे, इस प्रकार के स्टडी को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो जब जब तुम F2 जनरेशन देखोगे बेटा, चाहे 1000 प्लांट आए, चाहे 100 प्लांट आए, चाहे 10,000 प्लांट आए, चाहे 1,00,000 प्लांट आए, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स मिले, उन नंबर ऑफ प्लांट्स में 75% तुम्हें टॉल और डोमिनेंट ट्रेट वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा उस पेड़ में, पौधे में, और 25% तुम्हें रेसेसिव ट्रेट देखने को मिलेगा। ये निश्चित है, दिस इज निश्चित, वी कांट चेंज इट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये तो तुमने लिख लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझ लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते कैसे हैं ये भी देख लिया। देखो अब देख, तो रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट। तो रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने F2 ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं? 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखी हमने। इसमें कितने फिनोटाइप्स थे बेटा? तो आप देखो 2 ही फिनोटाइप्स तो हैं, एक टॉल और एक डॉर्फ। फिनोटाइप क्या होता है? आप पेड़ को देख रहे हो बेटा, तो पेड़ को देख करके बता रहे हो ना, अच्छा 100 में से 25 छोटे हाइट के हैं और 75 बड़े हाइट के हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हो? टॉल और डॉर्फ देख रहे हो, तो 2 ही चीजों को देख रहे हो ना। तो कितने फिनोटाइप हो गए? 2। तो देखो लिखा हुआ है 2। कौन कौन से? टॉल एंड डॉर्फ। अगर आपसे पूछे जाए कितने जीनोटाइप्स हैं, देखो फिनोटाइप्स मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन के कितने टाइप हैं, जीनोटाइप्स मतलब कितना जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, तो 3 ही है। कौन कौन सा? कैपिटल टी, एक इस टाइप का, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और नेक्स्ट है स्मॉल टी, और कोई है? नहीं है। फिनोटिपिक रेशियो देखो 3:1। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 बेटा क्या आ रहे हैं? टॉल, और 1 क्या आ रहा है? डॉर्फ। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। क्यों? देखो
हमने क्या लिखा, एक क्या आ रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी, दो क्या आ रहे हैं बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या आ रहा है स्मॉल टी आ रहा है ना। अगर कैपिटल टी है तो हम उसको क्या बोलेंगे प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हम उसको बोलेंगे इम्प्योर टॉल, ठीक है। और स्मॉल टी है तो ऑलरेडी क्योंकि रेसेसिव है तो प्योर और इम्प्योर वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉर्फ तो बेटा तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन प्योर कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन में ही रेसेसिव कंडीशन एक्सप्रेस हो सकती है, तो हमने पढ़ा हुआ था। ये आने के कितने चांसेस होते हैं बेटा 1 आउट ऑफ 4, पॉसिबिलिटी कितनी है 25%। 100 में से 25% प्लांट ऐसे होंगे जो प्योर टॉल है, ठीक है, टॉल तो है और उनका जीनोटाइप प्योर फॉर्म में है, ठीक है। 100 में से ये कितने आ रहे थे बेटा 2/4, ठीक है। 100 में से बेटा अगर 100 प्लांट है तो 50 प्लांट उसमें से ऐसे होंगे जो टॉल तो है बट उनका जीनोटाइप इम्प्योर है, ठीक है। और डॉर्फ कितने आने के चांसेस है बेटा 1/4, दैट इज 25%। 25% बेटा प्लांट ऐसे होंगे जिनकी हाइट 100 में से छोटी होगी। 100 मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्लियर हो गया सबको। तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में आए तो ऐसे लिख देना, फ्रैक्शन के फॉर्म में आए ऐसे लिख देना, जेनोटिपिक रेशियो पूछे ऐसे लिख देना, फिनोटिपिक रेशियो पूछे ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग पूछे, प्योर है इम्प्योर है ऐसे लिख दोगे, क्लियर है। अब मैं आपको एनसीईआरटी दिखाती हूं, जस्ट अ सेकेंड ये देखो एनसीईआरटी का रिजल्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया मटर का, और ये देखो छोटू सा पिद्दू सा डॉर्फ प्लांट लिया, देख सकते हो, ठीक है। टॉल की F1 जनरेशन क्या आई बेटा, अब देखो मैं इसको तुम्हें फिनोटाइप उसके में दिखाती हूं। यहां देखो कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी है ना। कैपिटल टी से एक गैमीट बनेगा, यहां से भी एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे अच्छा बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं हमेशा आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा, जब हम यहां पर बात करते हैं ना वी आर नॉट अब कंसर्न्ड अबाउट कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं, हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें परसेंटेज से मतलब है। जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स मिले बेटा 75% डोमिनेंट वाला आएगा, कोई भी ट्रेट ले लो 75% डोमिनेंट रेट आएगा, 25% डॉर्फ आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और यहां पर भी जो ये वाला F1 आ रहा है हम कह रहे हैं प्लांट की हाइट बड़ी होगी, ठीक है। जितने भी प्लांट आए, जैसे हमने यहां पर एक ही लिखा हुआ है, जितने भी प्लांट आए सबकी हाइट क्या होगी बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि सबका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब उस पे आते हैं। ये देखो अब देखो ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो F1 देखो जनरेशन कैसी आ रही है, ये भी टॉल आ रही है ये भी टॉल आ रही है, मतलब F1 जनरेशन जैसी भी आएगी टॉल आएगी। मान लो ये हटा देते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखो हमने यही लिखा था ना कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पेरेंट्स थे, F1 जनरेशन कैसी आई बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आई थी ना। अब F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी जिसका फिनोटाइप क्या होता है बेटा टॉल, अगर तुम ऐसे ही प्लांट के आपस में सेल्फिंग कराओगे तभी तुम्हें क्या मिलेगा F2 जनरेशन। तो देखो सेल्फिंग करा दी, क्रॉस करा दिया, कैसे प्लांट से बेटा टॉल प्लांट से ही क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब टॉल प्लांट से क्रॉस कराया तो एक पॉसिबिलिटी ये, एक कॉम्बिनेशन ये, तीसरा कॉम्बिनेशन ये, चौथा कॉम्बिनेशन ये। तो मेंडल जी ने क्या देखा, मान लो बेटा 4 प्लांट्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, 4 ही प्लांट्स आ रहे हैं, 100 का एग्जांपल तुम छोड़ो, तुम देखो आपको 4 पौधे दिखाई दे रहे हैं, 4 में से इसकी हाइट बढ़ी, इसकी हाइट बढ़ी, इसकी हाइट बढ़ी, तो 3 आउट ऑफ 4 क्या आ रहे हैं टॉल, या आप कह सकते हो 3 आउट ऑफ 4 कितना होता है बेटा 75% आ रहे हैं टॉल, और एक आपको पिद्दू सा लास्ट में दिखाई दे रहा है दैट इज डॉर्फ। तो 1 आउट ऑफ 4 कह लो या 25% कह लो डॉर्फ, यही तो हमने पढ़ा है, ऐसे ही तो आया है ना। अब एनसीईआरटी दिखा दूं, एनसीईआरटी दिखा दूं एक चीज,
पनेट स्क्वायर क्या होता है, स्कूल में पूछा जाता है, तो पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है बेटा टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, जितना भी पॉसिबल जीनोटाइप बन रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस में, उसको बड़े आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के पनेट स्क्वायर के थ्रू लिखा जा सकता है। आपका पूरा रिजल्ट बिल्कुल सही होगा। पनेट स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है बेटा कि मेल, मान लो अगर तुमने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को मेल कंसिडर किया है, दूसरा वाला फीमेल प्लांट से आ रहा है, तो इनके गेमीट्स, मेल के और फीमेल के गेमीट्स लिखने के तरीका होता है। मेल को आप किधर लिखोगे बेटा, हॉरिजॉन्टल रो में, हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है, और फीमेल कहाँ जाएंगी, वर्टिकल रोज में। आपको सिर्फ पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन आती है, बाकी आप चाहे मेल कहीं लिखो फीमेल कहीं लिखो, रिजल्ट चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, उसका भी रीजन है, बट यू हैव टू वेट। ओके, आई विल लेट यू नो। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात जो आपके स्कूल में आपको लिखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं एनसीईआरटी पढ़ा दूं, तो आओ देखो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय मेंडल। एक हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो मेंडल जी ने की थी, जहां पर उन्होंने क्रॉस किया था टॉल और डॉर्फ मटर के प्लांट को। क्यों किया था, टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, आपको कैसे पता चल रहा है वन जीन इनहेरिटेंस है, क्योंकि टॉल और डॉर्फ एक ही कैरेक्टर, दो ट्रेड्स भले हैं, दे आर टू ट्रेड्स बट ऑफ वन कैरेक्टर, एंड विच इज दैट कैरेक्टर बच्चों, दैट इज प्लांट हाइट। तो क्योंकि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को बेस बना करके क्रॉस और एक्सपेरिमेंट किया गया था, तभी इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो क्या हुआ, ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑन द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, जो इन्होंने एक बड़ा पेड़ लिया मटर का, ऐसे ऐसे पेड़ तो नहीं होता, पौधा ही होता है, एक बड़ा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया। ठीक है, दिस वॉज टॉल एंड दिस वॉज डॉर्फ। इनका क्रॉस करा दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्रॉस करा दिया, बच्चा आया होगा, मटर आया होगा। ठीक है, मटर के पीपॉट्स आए होंगे, सारे सीड्स को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो पहले जनरेशन में प्लांट्स आते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इन दो प्लांट्स के हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियली मेंडल जी सब काम करा रहे हैं, हाइब्रिड है ये। ठीक है, आप देखो, अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक प्लांट ये, दूसरा प्लांट ये, इन दोनों प्लांट्स को मिला करके सीड जो ये बन रही है, इनको हाइब्रिड सीड्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ये जो पहला जनरेशन आया उसको फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन किया कहा गया। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिलियल प्रोजेनी या F1। ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। जितने भी F1 में बच्चे आ रहे बेटा, चाहे एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, 5,000 आए, ठीक है, डजंट मैटर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, लेकिन जितने भी आएंगे बेटा वो सारे के सारे टॉल ही आएंगे। कितने भी आएंगे सारे के सारे टॉल ही आएंगे। तो देखो टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, और टॉल एक उनके पेरेंट जैसा था। नन वर डॉर्फ, कोई भी डॉर्फ नहीं आया था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। ये ऑब्जर्वेशन तो इन्होंने स्टेम हाइट को लेकर के देखा, सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया किसके लिए, सारे ट्रेड्स के लिए। और सारे ट्रेड्स के साथ यही हो रहा था बेटा कि जब F1 जनरेशन आ रही थी तो दोनों में से एक ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, और वो भी कौन सा कर पा रहा होगा, डोमिनेंट वाला। रेसेसिव कर ही नहीं पा रहा था और कर सकता भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, he found that the F1 always resembled either one of the parents, or and that the trait of the other parent was not seen in them। अब आपको रिलेट कराऊं, ये देखो, ये देखो, ये जो F1 आ रहा है बेटा, ये वाला अपने एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। क्या दूसरे पेरेंट से रिजेंबल कर पा रहा है, नहीं।
ठीक है, तो हमेशा जब भी F1 जनरेशन आएगी, चाहे तुम स्टेम हाइट लेकर के देख लो एज अ कैरेक्टर, या फ्लावर कलर लेकर के देख लो, चाहे सीड शेप लेकर के देख लो, चाहे सीड कलर लेकर के देख लो, मेंडल जी ने कहा, जो ऑब्जर्वेशन की उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन हमेशा अपने एक ही पेरेंट से मिलेगा, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर का ट्रेट इसमें कभी दिखाई नहीं देगा। आप देख भी सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants, and to his surprise he found that in the filial 2 generation, इसको F2 generation भी कह सकते हो, some of the offsprings were dwarf। F1 में तो अपनी डॉर्फ वाले पेरेंट से कोई नहीं मिल रहा था, बट F2 जब किया, जब सेकेंड जनरेशन बनाई, तो इन्होंने देखा कि अच्छा इसमें से कुछ पेरेंट्स, मतलब कुछ बच्चे अपने दूसरे पेरेंट्स से भी मेल खा रहे हैं। दूसरा पेरेंट कौन था बेटा, जो F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, जो था हमारा डॉर्फ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डॉर्फ वर 1/4। हमने पढ़ा था ना बेटा, डॉर्फ कितने आ रहे थे, पढ़ा था ना, डॉर्फ आ रहे थे 1/4, 25%। यही मेंडल जी ने ऑब्जर्व किया। एंड टॉल कितना आ रहा था बेटा, 3/4। देखो लिखा हुआ है 3/4 टॉल आ रहा था। The tall and the dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That means अगर मेंडल जी ने क्या कहा, मेंडल जी ने सुनो देखो क्या कहा, ये देखो मेंडल जी ने जितने भी हाइट का ये प्लांट लिया था, यही हाइट वाला प्लांट बच्चों में भी आ रहा था। ये बच्चे भी बिल्कुल इसकी जैसा आया, ये बच्चा भी बिल्कुल इसकी जैसा आया, आइडेंटिकल आया, ये बच्चा भी इसकी जैसा आया, और ये पिद्दू वाला बच्चा पिद्दू वाले प्लांट की तरह आया। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने कहा कि कोई मिलावट नहीं हुई है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मिलावट। और ये इनको कैसे लगा, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट हाइट वाला नहीं आ रहा था। मान लो मेंडल ने यहाँ पर ये प्लांट 5 फीट का लिया, तो इनको यहाँ पे भी 5 फीट ही मिल रही है। ये अगर 2 फीट वाला प्लांट लिया तो डॉर्फ भी 2 फीट ही आया। ठीक है, कोई बीच वाली हाइट नहीं आई, और बीच वाली हाइट नहीं आई तो इनको पता चल गया कि किसी भी प्रकार की मिलावट, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखो लिखा हुआ है, डिड नॉट शो ब्लेंडिंग। जो भी ऑफस्प्रिंग आ रहे थे वर ईदर टॉल या ईदर डॉर्फ, कोई बीच की हाइट का नहीं था। नन वर ऑफ इंटरमीडिएट हाइट। ठीक है, आप देखो इन्होंने कहा एक फिगर देखो, फिगर 5.3, ये देखो फिगर, आप देखो या तो टॉल आ रहे हैं या तो डॉर्फ आ रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट हाइट जैसा नहीं है। टॉल आ रहे हैं तो अपने एक पेरेंट की तरह, डॉर्फ आ रहे हैं अपने एक पेरेंट की तरह। ये सब सामने से देख करके बातें कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सामने से देख करके रिजल्ट बता रहे हैं, अभी अंदर नहीं घुसे हैं वो जीन के। ठीक है, जीनोटाइप पे बात नहीं की उन्होंने अभी इस पैराग्राफ में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सिमिलर तरीके का रिजल्ट्स देखा विथ अदर ट्रेड्स। जब इन्होंने अदर ट्रेड्स लिए, चाहे फ्लावर कलर, सीड शेप, कोई भी कलर को देखे, फिर से उनको F2 में वही रिजल्ट मिला जो यहां पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब डोमिनेंट 3/4, रेसेसिव 1/4, ये सेम रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स। ठीक है, ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेड्स वर एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन, जैसा हम इसमें देखे थे, while at F2 स्टेज बोथ द ट्रेड्स वर एक्सप्रेस। F2 में दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि डोमिनेंट वाले का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, इनका थोड़ा कम होता है। ठीक है, और कौन सी प्रपोर्शन है, 3:1। ठीक है, 3:1। अब देखो, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 और F2 स्टेज। ब्लेंडिंग मतलब कोई भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं हुई थी, सारे एक एंटिटी की तरह थे, सारे के सारे गेमीट्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा। फटाफट आप रीडिंग लगाओ, पॉज करो और फटाफट रीडिंग लगाओ। यस, उसके बाद ही तो आगे पढ़ोगे। यस बच्चों, अगर आपने अभी तक रीडिंग नहीं लगाई है एनसीईआरटी की, तो प्लीज इसको पॉज कीजिए और फटाफट मेरे साथ साथ, ठीक है, अभी तो मैंने रीडिंग लगा ली है, ठीक है, फटाक से अपने सिस्टम को पॉज करिए, ये लेक्चर को पॉज करिए और प्लीज आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए।
ठीक है। और मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा होमवर्क करा करके, जो लास्ट टर्न पे दिया था होमवर्क डिस्कस करके मैं एंड करूंगी। रीजन बीइंग, क्योंकि आई वांट कि जब मैं इस क्रॉस के ऊपर आपको क्वेश्चन सिखाऊं, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है बेटा और अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराने लगूं तो आपको शायद स्ट्राइक ना करे, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू सम टाइम कि आप इसको आधा घंटा दो, ठीक है, प्रोसेस करो, बिकॉज जेनेटिक्स इज वेरी न्यू टू यू। आपने 10th क्लास में बहुत एक छोटा सा सुपरफिशियल वर्जन पढ़ा होगा, दिस क्रॉस एंड एवरीथिंग इज वेरी न्यू टू यू, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, और नेक्स्ट टर्न पर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और 2-3 क्रॉसेस के नाम है, रेसिप्रोकल क्रॉस, इन्होंने इस क्रॉस को करने के बाद का क्या कंक्लूजन दिया, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इस लेक्चर में अब थोड़ा सा पोर्शन है उसको हम खत्म करेंगे, एंड इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, यू नो ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज आई वांट कि पहले आप पढ़ो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आप पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद स्टार्ट करना। ओके, अब एक और एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम जो हमने इसके पहले ये फिगर डिस्कस किया था बेटा, ये फिगर जो डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड का, ये मॉर्फोलॉजिकल था, ठीक है, बाहरी रूप से दिखा रहा है। इस फिगर में क्या ये जीनोटाइप रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं। आप कहीं पे भी देखो, ये तो मैंने लिखा है बेटा, कोई जीनोटाइप रिलेटेड डिस्कशन नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद। ये सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजिकली फिनोटाइप लेकर के मोनो हाइब्रिड को एक्सप्लेन किया है। और क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप एक टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस कराते हो, पहले जनरेशन में सिर्फ टॉल वाले प्लांट्स मिलेंगे और दूसरे जनरेशन में 75% टॉल मिलेगा और 25% डॉर्फ मिलेगा। दे आर नॉट कंसर्न विद कैपिटल टी कैपिटल मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। वो हमें बताया गया है एक दूसरे डायग्राम में, जो कि यहां लिखा हुआ है। यहां पर मॉर्फोलॉजिकली भी है और जीनोटिपिकली भी बताया गया है, मतलब फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली दोनों। तो ये देखो बेटा, एक टॉल प्लांट है, ये छोटू डॉर्फ प्लांट है। टॉल को कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी, डॉर्फ को लिखते हैं स्मॉल टी। दो बार क्यों लिख रहे हैं लेटर्स को? क्योंकि दे आर डिप्लॉयड। अगर हैप्लॉयड होते हैं सिंगल बार लिखते, ठीक है। अब कैपिटल टी से मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना बेटा कि नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। यहां पर भी देखो इन्होंने 2 बनाया है, कैपिटल टी जैसे मैंने बनाया था यहां पर, ये देखो कहां गया, हाँ यहां पर देखो मैंने भी देखो बनाया था ना कि आपको ऐसे भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बट आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि टाइप सेम है, तो तुम एक लेकर के भी चल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो एनसीईआरटी आपके नंबर बना रही है 2, तो देखो कैपिटल टी और यहां पर भी 2 आएगा नंबर, स्मॉल टी, बट दोनों देखो एक ही टाइप के हैं, दैट इज स्मॉल टी। क्रॉस करा दिया कैपिटल टी का इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, फिर जैसे इसका इससे करा दिया, ठीक है, इसका इससे करा दिया, अब इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, तो 4 मिलेंगे, 1 2 3 4। देखो सबका क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमारा भी क्या आ रहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई फर्क था? नहीं ना। तो चाहे तुम एक गैमीट का टाइप लेकर के चलो, चाहे वही 2 बार लिख लो, इट विल नॉट चेंज द आंसर। F1 में हमेशा तुम्हें कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा, ठीक है। तो वी आर कंसर्न विद द टाइप नॉट द नंबर, ओके। तो तुम चाहे 4 बार ऐसे लिख लो, चाहे 1 बार लिखो, जैसे हमने लिखा वो था सेम। अब इन्होंने क्या देखा बेटा कि इस जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं? टॉल। अब मेंडल जी को सदमा लगने लगा, है ना। अब मतलब ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि यार एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो पा रहा है, दूसरा तो हो ही नहीं रहा, दूसरे को तो मौका ही नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेट्स हैव सम पेशेंस एंड गो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये गए F2 जनरेशन की तरफ। F2 कैसे निकालते हैं? जब तुम इस प्लांट का इसी प्लांट से क्या करा दो? सेल्फिंग करा दो। तो देखो एक कैपिटल टी स्मॉल टी का इस पौधे का इस पौधे से क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दिया, ठीक है। सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी से देखो 2 प्रकार के गैमीट मिल रहे हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इस वाले पौधे से भी 2 गैमीट मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो पहले इस वाले गैमीट का इससे और इससे क्रॉस करा दो, फिर इस वाले गैमीट का इससे, सॉरी
फिर इस वाले गैमीट का इस वाले और इस वाले गैमीट से क्रॉस करा दो। क्रॉस कराने के बाद देखो हमने भी यही बर्नेट स्क्वायर बनाया हुआ है, एक प्योर टॉल आ रहा है, दो इम्प्योर टॉल आएंगे और एक क्या आ रहा है बेटा, डॉर्फ। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ। जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:2:1, जिसमें से 1 क्या है प्योर टॉल, 2 क्या है इम्प्योर टॉल और 1 क्या है डॉर्फ। ये मैं प्योर इम्प्योर पहले पढ़ा चुकी हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई से कि पूरा का पूरा लेक्चर देखना, आधा अधूरा लेक्चर देखोगे तो समझ नहीं आएगा। जेनेटिक्स है बेटा, भेजा लगेगा, ठीक है, भेजा को लगाना पड़ेगा समझने के लिए। ये वो रटने वाले चैप्टर्स नहीं है, समझने वाले चैप्टर हैं। यू नीड दिस, ठीक है, एंड यू नीड सम पेशेंस टू अंडरस्टैंड। यस, मेंडल जी को भी पेशेंस लगे बेटा, 7 साल लग गए। अगर उनके पास पेशेंस नहीं होता तो क्या जेनेटिक्स वो बता पाते, हमें बता पाते, नहीं बता पाते। ठीक है, तो दिमाग का खेल है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे मैंने स्टेम हाइट के लिए किया, तुम सीड कलर के लिए लेकर के देखो। ठीक है, तुम दूसरे ट्रेड्स के लिए परफॉर्म करो, ये आपका होमवर्क है, और देखो क्या आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसी प्रकार से गैमीट्स बनाओ, इसी प्रकार से सेल्फिंग करना उन ट्रेड्स की, एंड फिर रिजल्ट देखना। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क कर लोगे तो समझ जाना तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया है। और अगले टर्न पे मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, बट वो तभी कराऊंगी ना बेटा जब तुम खुद से पढ़ के आओ। अगर तुम तभी कर पाओगे जब तुम ये रिवाइज करके ये होमवर्क करके अगली टर्न पर आओ, नहीं तो अदरवाइज मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे पल्ले। ठीक है, ओके। अब एक और चीज, ये जीनोटिपिक रेशियो कैसे आया, उनको कैसे पता चला कि पौधे प्योर वाले थे या इम्प्योर वाले थे, इसके लिए एक अलग प्रकार का क्रॉस होता है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। कुछ और एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास को एंड करने से पहले बेटा, हमने सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, अभी और भी क्रॉसेस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्न्स। ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दी होमवर्क वाला पार्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दी होमवर्क वाला पार्ट। तो इस होमवर्क में मैंने ये पूछा था आपसे कि आपको पहचानना है कौन प्योर वाला है कौन इम्प्योर वाला है। ये प्योर वाला है, देखो सेम सेम। ये इम्प्योर वाला है, देखो डिफरेंट है, कैपिटल है और एक स्मॉल है। ये क्या है बेटा, प्योर। ये क्या है बेटा, इम्प्योर। ये क्या है, प्योर। तो फटाफट होमवर्क वाली कॉपी निकालो और देखो कितने बच्चों का सही है। ये क्या है, इम्प्योर। ठीक है, और ये क्या है, प्योर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को क्लैप जिनके सारे होमवर्क सही हैं। नेक्स्ट देखो, एक होमवर्क ये दिया था आपको, आइडेंटिफाई करना था। देखो कि ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड। तो यहाँ पर क्रोमोसोम 1 का कोई जोड़ेदार मौजूद है, नहीं। क्रोमोसोम 2 का कोई जोड़ेदार मौजूद है, नहीं। क्रोमोसोम 1 का एक बेचारा सेट मौजूद है, ये भी अकेला मौजूद है। दे आर सिंगल एंड दे आर नॉट रेडी टू मिंगल। यस, तो ये क्या होंगे, हैप्लॉयड। यहां पर क्रोमोसोम 2 जोड़े में मौजूद है। अगर कोई क्रोमोसोम जोड़े में मौजूद है किसी सेल के अंदर तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो डिप्लॉयड सेल है। यहां पर क्रोमोसोम 1 भी डबल है, सिंगल नहीं है, यहां मिंगल हो गया है वो। यहां क्रोमोसोम 2 भी डबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स। जब हर एक क्रोमोसोम्स अपने जोड़ेदार के साथ है, अपने पेयर में है, तो वो डिप्लॉयड सेल है। यहां पर 3 क्रोमोसोम भले हैं, 1 2 3, बट क्या ये सेम सेट के हैं, नहीं। ये अपना अलग, ये अपना अलग, ये अपना अलग, तो ये क्या हो गया बेटा, हैप्लॉयड। ठीक है, ये देखो यहाँ क्रोमोसोम 3 है बट जोड़ेदार है, तो ये क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड। क्लियर है, क्लियर हो गया। ये होमवर्क दिया था। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ गैमीट्स का होमवर्क दिया था। तो यहां पर देखो एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 2 टू द पावर 1 2 टाइप्स। और यू नो कौन से 2 टाइप, एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि ये बिल्कुल वैसे ही वैसा है बेटा कि आपको 5 अल्फाबेट के लेटर्स दे दिए हैं, लेटर्स ए टू जेड में 5 लेटर्स दे दिए गए हैं, कोई भी 5, और उन 5 से आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। और ये बोला जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, बट वो वर्ड जो भी आप बना रहे हो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। कॉम्बिनेशन बनाना है इसमें भी, बट वो कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, यहां पर कितना बनेगा,
दो हेट्रोजाइगस पेयर है ना, तो टू द पावर 2 4। और कौन से चार बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो चार कॉम्बिनेशन मैंने बनाए, बट क्या रिपीट कर रहे हैं, नहीं। इसको तुम फोक लाइन मेथड से भी कर सकते हो, किसी को भी फोक लाइन मेथड से कर सकते हो। जैसे मैं इसको बताऊं, कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग अलग कर लिया, ठीक है, एक सेकेंड, वाई नहीं, पहले वाला जोड़ा अलग अलग कर लो, अक्षर अलग अलग कर लिया। अब जो दूसरे जोड़े के अक्षर हैं क्या करोगे, इनके साथ चिपका दोगे। तो दूसरा जोड़ा कौन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बना लिया। अब इनका वो करा दो कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो चार टाइप्स बन गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको नॉर्मली कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आ रहा तो, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे भी चार आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, 2 टू द पावर 3 8, पिछले क्लास में कराया था, और 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बना के भी दिखाए थे। यहाँ पर ये भी प्योर, 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 सारे जोड़े प्योर हैं। तो ये ओवरऑल क्या हो गया बेटा, प्योर। तो 2 टू द पावर 1 दो ही टाइप गैमी, सॉरी, दो 2 टू द पावर 1 वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों नहीं लगेगा, 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला तो तब लगता है ना जब इम्प्योर हो। ये तो सारे के सारे बेटा प्योर हो गए, तो प्योर हो गए तो एक ही टाइप बनेगा। और तुम्हें पता है कौन सा टाइप बनेगा, कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए, कैपिटल, अच्छा मैं ये क्वेश्चन ही उल्ट है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो कैपिटल ए कौन सा टाइप बनेगा, देखो एक ही टाइप बनेगा, कौन सा बनेगा बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये दिस इज दी वन टाइप। ओके बच्चे, तुम लोगों ने पता है क्या क्या हो, कुछ बच्चों ने यही बनाया होगा, वन टाइप दिखाया हो, कुछ बच्चों ने क्या हो गया, इसको काउंट कर लिया होगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, तो 5 टाइप्स लिख दिया होंगे। बेटा जोड़े से मतलब नहीं है, तुम्हें वो जोड़े देखने हैं प्योर है या इम्प्योर है। प्योर है तो एक टाइप, इम्प्योर है तो नंबर काउंट करो, उनको फॉर्मूला में भरो, किसके फॉर्मूला में, 2 टू द पावर n के। क्लियर हो गया, ओके। सो ये हमने पिछले क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लिया है। आज का आपका होमवर्क ये है कि जैसा मैंने स्टेम हाइट को लेकर के मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया है, सेम यू हैव टू परफॉर्म फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स। और फिर आपको देखना है क्या फिनोटिपिक रेशियो F2 की 3:1 आ रही है, क्या जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ रही है, ठीक है। और अपने आप से क्वेश्चन करो कि कब तुम्हें डिप्लॉयड कंडीशन कैसे देख के समझ में आएगी एलील्स के रिस्पेक्ट में, अगर सेम सेम साथ है, ठीक है। जैसे कैपिटल टी मैंने कहा डिप्लॉयड है, स्मॉल टी मैंने कहा डिप्लॉयड है। जब सिर्फ कैपिटल टी लिखा हुआ है हैप्लॉयड है, सिर्फ स्मॉल टी लिखा हुआ है हैप्लॉयड है, ठीक है। अगर कैपिटल टी साथ स्मॉल टी साथ में लिखा हुआ है तो वो क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है। अगर बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, डिप्लॉयड। सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है तो ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, ठीक है। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा हुआ है तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये डिप्लॉयड है ना। मैम आप ही ने तो कहा था, मैम आप ही ने तो कहा था कि कैपिटल ए कैपिटल बी क्योंकि दो अक्षर 2 लेटर साथ में है तो डिप्लॉयड है। नहीं बेटा ये डिप्लॉयड नहीं है, ये हैप्लॉयड है। यू नो व्हाई, सी ये बिल्कुल वही बात हो गई, ये बिल्कुल वही बात हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कंडीशन डिप्लॉयड है तो तुम बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेम नहीं है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है ना। इसी वजह से ये कैसा है बेटा, हैप्लॉयड है ना। ये डिप्लॉयड नहीं है क्योंकि क्रोमोसोम 1 अपने जोड़े में है, इसका जोड़ादार मौजूद है ही नहीं। क्रोमोसोम 2 का भी सिंगल धागा ही है, इसका जोड़ेदार मौजूद है, हैप्लॉयड है। तो ये भी 2n नहीं है बेटा, ये हैप्लॉयड है। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए का दूसरा पार्टनर नहीं है, मिसिंग है। इसका भी दूसरा पार्टनर आप देख रहे हो, नहीं, तो ये अकेला है, ये भी अकेला है, तो हैप्लॉयड। ये डिप्लॉयड कब होता, जब कैपिटल ए कैपिटल बी, तब हम इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करना,
थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर अभी आपको ये कंडीशन नहीं समझ में आई है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये और एक्सप्लेन करेंगे जब डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा। अभी आई गेस इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा और होमवर्क देती हूँ, आपको बताना कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। ठीक है, क्लियर है, दिस इज होमवर्क फॉर योर टुडे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है, जहाँ पर हम कुछ एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स की बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो दी हुई है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। पढ़ के आना, होमवर्क करके आना, बाय बाय।